तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर। सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट ए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और उसका चैप्टर 5 AML और CFT लेजिस्लेशन इन मेजर कंट्रीज और रीजन। ये IBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं, शुरू करते हैं अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स से। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया इन रीजन्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। अब बात करते हैं AML लेजिस्लेशन की नेशनल लेवल पर। बहुत सारे कंट्रीज इंटरनेशनल बॉडीज़ के प्रिंसिपल्स, चार्टर और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, लेकिन इन्हें नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का तरीका हर कंट्री में अलग अलग होता है। यह अंतर कई फैक्टर्स की वजह से आता है, जैसे हर कंट्री का अपना सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम और उनकी अपनी प्रैक्टिसेस। इसके साथ ही किसी पार्टिकुलर एरिया में लेजिस्लेशन जिस स्टेज पर है वो भी इस बात को अफेक्ट करती है कि क्या मेजर्स लेने हैं और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लॉज किस तरह से बनाए जाएंगे। नीचे कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज और रीजन्स के लॉज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशंस की। काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसमें 47 मेंबर स्टेट्स हैं और इसने दुनिया भर के इम्पॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक पहलुओं को एड्रेस करने के लिए 200 से ज़्यादा कन्वेंशंस तैयार किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की प्रॉब्लम्स भी काउंसिल ऑफ यूरोप की नज़र से नहीं बची, इन्हें भी सीरियसली एड्रेस किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन ऑफ टेररिज्म की, जो 1977 में आई। काउंसिल ऑफ यूरोप ने यह कन्वेंशन 1977 में इंट्रोड्यूस किया। इसका मकसद था टेररिज्म से लड़ने के लिए मेजर्स तय करना और जिन लोगों ने टेररिज्म के एक्ट्स किए हैं उनके एक्स्ट्रेडिशन को आसान बनाना। एक्स्ट्रेडिशन यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को किसी अक्यूज्ड को सौंपने की प्रोसेस। इस कन्वेंशन ने यह भी क्लैरिफाई किया कि कुछ सर्टेन ऑफेंसेस को पॉलिटिकल ऑफेंसेस नहीं माना जाएगा, यानी कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने यह काम किसी पॉलिटिकल वजह से किया था और उस आधार पर बच जाए। फिर 2003 में इस कन्वेंशन को रिवाइज किया गया ताकि ऐसे ऑफेंसेस की रेंज को और बढ़ाया जा सके जिन्हें नॉन पॉलिटिकल या डिपॉलिटिसाइज्ड ट्रीट किया जाएगा। अब बात करते हैं 1993 की उस कन्वेंशन की जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पैसों की सर्च, सीजर और कॉन्फिस्केशन यानी ढूंढने, रोकने और जब्त करने के बारे में थी। इसे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, सर्च, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रोसीड्स फ्रॉम क्राइम कहते हैं। ये कन्वेंशन 1993 में इसलिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में इंटरनेशनल कोऑपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही उन फंड्स को ट्रेस करना और सीज करना जो उन क्राइम्स से जुड़े हों। इस कन्वेंशन के तहत मेंबर स्टेट्स के लिए यह ज़रूरी किया गया कि वो क्रिमिनल प्रोसीड्स की लॉन्ड्रिंग को एक ऑफेंस माने और उससे जुड़े इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ यानी क्राइम करने में यूज़ किए गए टूल्स या रिसोर्सेज, प्रोसीड्स यानी क्राइम से कमाया गया पैसा या उसके इक्विवेलेंट वैल्यू के एसेट्स को कॉन्फिस्केट करें। इस कोऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स तय किए गए। पहला है इन्वेस्टिगेटिव असिस्टेंस, यानी एविडेंस कलेक्ट करना, बिना किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, कॉमन इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स यूज़ करना और बैंक सीक्रेसी की जो बैरियर्स होती हैं उन्हें हटाना। दूसरा है प्रोविजनल मेजर्स, यानी बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना या प्रॉपर्टी सीज करना ताकि उसे कहीं और हटाया ना जा सके। तीसरा है कॉन्फिस्केशन मेजर्स। इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जिस स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है वह दूसरी स्टेट के कॉन्फिस्केशन ऑर्डर्स को लागू करे। दूसरा, रिक्वेस्टेड स्टेट खुद दूसरी स्टेट के रिक्वेस्ट पर एसेट्स कॉन्फिस्केट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोसीडिंग्स की इंस्टीट्यूशन करे। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ने 1990 में अपनी पहली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव अडॉप्ट की, जिसमें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की रिपोर्टिंग को मैंडेटरी किया गया। ये लेजिस्लेशन तब से लगातार रिवाइज होती रही है। 2015 में यूरोपियन यूनियन ने एक मॉडर्नाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया जिसमें फोर्थ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव
और रेगुलेशन ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द पेयर अकम्पनिंग ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स शामिल थे। यानी जब भी कोई फंड ट्रांसफ़र होती है तो उसके साथ पेयर की यानी पैसे भेजने वाले की पूरी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी किया गया। और फिर जून 2018 में फिफ्थ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव अडॉप्ट की गई, जो जनवरी 2020 से फोर्स में आई और यह अपने साथ कई नए चेंजेस लेकर आई। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यूनाइटेड स्टेट्स का AML और CFT यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग ऑनर कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑन ऑफ टेररिज्म का फ्रेमवर्क कई लॉज से मिलकर बना है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक सीक्रेसी एक्ट 1970 अंडर मेंशन्ड। इसके अलावा एक और की लेजिस्लेशन है इस फ्रेमवर्क में, USA पेट्रियट एक्ट। पहले बात करते हैं बैंक सीक्रेसी एक्ट 1970 की। इस एक्ट के तहत कुछ ज़रूरी मेजर्स तय किए गए हैं। पहला, प्राइवेट इंडिविजुअल बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रिकॉर्ड कीपिंग और रिपोर्टिंग ज़रूरी की गई है। दूसरा, इसका मकसद है यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने वाली, बाहर जाने वाली या वहाँ रखी गई करेंसी या मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स की मूवमेंट को ट्रैक करना और आइडेंटिफाई करना, साथ ही जो पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट हो रहा है उसे भी। तीसरा, बैंक्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ ऑब्लिगेशंस तय किए गए हैं, जैसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, KYC यानी नो योर कस्टमर, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट 1986 की। इस लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग को एक फेडरल क्राइम माना गया है, यानी यह सिर्फ किसी एक स्टेट का मामला नहीं बल्कि पूरे देश के लेवल पर एक सीरियस क्राइम है। दूसरा, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से बचने के लिए ट्रांजैक्शंस को स्ट्रक्चरिंग करना यानी जानबूझकर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इसे प्रोहिबिट किया गया है। तीसरा, इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की फॉरफिजिट यानी संपत्ति जब्त करने का प्रोविजन दिया गया है। चौथा, बैंक्स के लिए ज़रूरी किया गया कि वो इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए अपने प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करें। अब बात करते हैं एंटी ड्रग अब्यूज़ एक्ट 1988 की। इस लॉ में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़े दूसरे लॉज के एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को और मजबूत किया। पहला, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कुछ और बिजनेसेस तक एक्सटेंड किया गया, जैसे कार डीलर और रियल एस्टेट डीलर। दूसरा, $3000 से ऊपर की मनीटरी इंस्ट्रूमेंट्स से जुड़े ट्रांजैक्शंस के लिए आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई। अब बात करते हैं अनुन्जियो वाइली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1992 की। इस लॉ ने बैंक सीक्रेसी एक्ट यानी BSA को और मजबूत किया। पहला, BSA के वायोलेशंस पर सैंक्शंस को स्ट्रेंथन किया गया। दूसरा, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई। तीसरा, वायर ट्रांसफर्स के लिए वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड कीपिंग मैंडेटरी की गई। चौथा, बैंक सीक्रेसी एक्ट एडवाइजरी ग्रुप यानी BSAAG बनाने का प्रोविजन दिया गया। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग सप्रेशन एक्ट 1994 की। इस लॉ ने कुछ एडिशनल AML मेजर्स इंट्रोड्यूस किए। पहला, बैंकिंग एजेंसीज के लिए ज़रूरी किया गया कि वो AML प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें और अवेयरनेस को टेस्ट करें। दूसरा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को केसेस रिफर करने के प्रोसीजर्स को एनहांस किया गया। तीसरा, मनी सर्विसेज बिजनेसेस यानी MSBs का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया। चौथा, बिना रजिस्ट्रेशन के MSB चलाना एक फेडरल क्राइम यानी पूरे देश के लेवल पर एक सीरियस क्राइम माना गया। पांचवा, स्टेट्स को एनकरेज किया गया कि वो MSBs को गवर्न करने के लिए यूनिफॉर्म लॉज अडॉप्ट करें। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम स्ट्रैटेजी एक्ट 1998 की। ये लॉ AML के लिए कुछ और मेजर्स लेकर आई। पहला, बैंकिंग एजेंसीज के लिए ज़रूरी किया गया कि वो अपने एग्जामिनर्स के लिए AML ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करें। दूसरा, एक नेशनल मनी लॉन्ड्रिंग स्ट्रैटेजी तैयार करने का प्रोविजन दिया गया। तीसरा, हाई इंटेंसिटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम एरिया यानी HIFCA टास्क फोर्सेस एस्टैब्लिश किए गए, ताकि जिन जोन्स या बिजनेसेस में मनी लॉन्ड्रिंग का लेवल ज़्यादा हो वहाँ लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट्स को फोकस किया जा सके। अब बात करते हैं USA पेट्रियट एक्ट 2001 की। इसका पूरा नाम है यूनिटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अमेरिका बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट टूल्स रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट एंड ऑब्स्ट्रक्ट टेररिज्म एक्ट। इसे टेररिज्म और उसकी फिनेंसिंग को डिटेक्ट करने, प्रिवेंट करने और उससे लड़ने के मेजर्स को मजबूत करने के लिए एनैक्ट किया गया था।
ये टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए एक की लॉ है और इसमें फॉलोइंग मेजर्स शामिल हैं। फर्स्ट, टेररिज्म की फाइनेंसिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। सेकंड, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रेंथन किया गया। थर्ड, फॉरेन शेल बैंक्स यानी ऐसे बैंक्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनके साथ डीलिंग्स को प्रोहिबिट या लिमिट किया गया। फोर्थ, ड्यू डिलिजेंस मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए जिसमें फॉरेन कोरेस्पोंडेंट और प्राइवेट बैंकिंग अकाउंट्स के लिए एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस भी शामिल है। फिफ्थ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यूएस गवर्नमेंट के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को एनहांस किया गया। सिक्स्थ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच आपस में वॉलंटरीली इंफॉर्मेशन शेयर करने की परमिशन दी गई। सेवेंथ, जो जरिस्डिक्शंस, इंस्टीट्यूशंस या ट्रांजैक्शंस प्राइमरीली मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं, उन पर स्पेशल मेजर्स अप्लाई करने का प्रोविजन दिया गया। एट्थ, जब भी बैंक मर्जर्स, एक्विजिशंस या दूसरे बिजनेस कॉम्बिनेशंस को इवेल्युएट किया जाए तो उसमें बैंक के AML क्राइटेरिया को भी कंसिडर किया जाएगा। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस रिफॉर्म एंड टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट 2004 की। इस लॉ ने बैंक सीक्रेसी एक्ट यानी BSA में अमेंडमेंट की और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर्स ऑफ फंड्स को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट्स को इसमें शामिल किया गया। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम का AML और CFT यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का फ्रेमवर्क अंडर मेंशन्ड 4 की लॉज पर बेस्ड है। पहली लॉ है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002, जिसे क्राइम एंड कोर्ट्स एक्ट 2013 और सीरियस क्राइम एक्ट 2015 के जरिए अमेंड किया गया। ये लॉ क्राइम से मिले पैसों यानी प्रोसीड्स को आइडेंटिफाई करने, सीज करने और कॉन्फिस्केट करने के प्रोविजंस देती है और यह भी क्लियरली डिफाइन करती है कि इस लॉ के पर्पस के लिए क्राइम क्या माना जाएगा। इस लॉ ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया और इसका स्कोप भी डिफाइन किया। इसके तहत कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस माना गया है, जैसे क्रिमिनल प्रॉपर्टी को छुपाना, उसे अक्वायर करना या यूज़ करना, उसे अपने पास रखना या उस पर कंट्रोल बनाए रखना, या फिर किसी ऐसे अरेंजमेंट में शामिल होना जो इन सब कामों को आसान बनाए। दूसरी है मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस 2007। ये रेगुलेशंस उन मेजर्स को सेट आउट करती हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरे डेजिग्नेटेड बिजनेसेस को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग रोकने के लिए फॉलो करने होते हैं। और यह सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक सीमित नहीं है, ये नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी अप्लाई होती हैं, जैसे ऑडिटर्स, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स, टैक्स एडवाइजर्स, लीगल प्रोफेशनल्स, ट्रस्ट या कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स, एस्टेट एजेंट्स, हाई वैल्यू डीलर्स और कैसीनोज। तीसरा है टेररिज्म एक्ट 2000, जिसे एंटी टेररिज्म, क्राइम एंड सिक्योरिटी एक्ट 2001, टेररिज्म एक्ट 2006 और टेररिज्म एक्ट 2000 एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2007 के जरिए अमेंड किया गया। इस लॉ ने कुछ पुरानी लेजिस्लेशंस की जगह ली, जैसे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1989, जिसे हर साल पार्लियामेंट से रिन्यू करवाना पड़ता था, नॉर्दर्न आयरलैंड इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1996 और क्रिमिनल जस्टिस टेररिज्म एंड कंस्पिरेसी एक्ट 1998 के 4 सेक्शंस। ये एक परमानेंट लॉ है, यानी इसे हर साल रिन्यू नहीं करना पड़ता। इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोस्क्राइब करने यानी ऑफिशियली बैन करने, टेररिज्म के लिए फंड्स रेज करने और टेररिस्ट पर्पसेस के लिए फायर आर्म्स की ट्रेनिंग को रेगुलेट करने के प्रोविजंस शामिल हैं। चौथा है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इंफॉर्मेशन ऑन द पेयर रेगुलेशंस 2017, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2019 के जरिए अमेंड किया गया। इन रेगुलेशंस ने प्राइवेट सेक्टर में कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन किया और फर्म्स के लिए ये ज़रूरी किया कि वो अपने AML और CFT रिस्क असेसमेंट्स को रिटन फॉर्म में मेंटेन करें। इसके साथ ही रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ के स्कोप को एक्सपैंड किया गया और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस के अप्रोच को मॉडिफाई किया गया। ये रेगुलेशन उन बिजनेसेस पर भी एक्सटेंड की गई जो सर्टेन क्रिप्टो एसेट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं। साथ ही स्पेसिफिक केसेस में एडिशनल हाई रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करने, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने और मॉनिटरिंग करने की रिक्वायरमेंट्स भी ऐड की गई। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट 2006 यानी AML और CTF एक्ट एनैक्ट किया है। ये लॉ रेगुलेटेड बिजनेसेस के लिए 5 की ऑब्लिगेशंस प्रिस्क्राइब करती है। पहला,
ऑस्ट्रैक के साथ एनरोलमेंट, दूसरा एक AML और CTF प्रोग्राम रखना, तीसरा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कैरी आउट करना, चौथा रिपोर्टिंग और पांचवा रिकॉर्ड कीपिंग। इन रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स यानी इन्हें प्रैक्टिकली कैसे फॉलो किया जाए, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग रूल्स इंस्ट्रूमेंट 2007 नंबर 1 में दिया गया है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस की गई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग ईरान काउंटर मेजर्स रेगुलेशन 2014। ये रेगुलेशन ईरान से जुड़े ट्रांजैक्शंस के लिए अलग प्रोविजंस अप्लाई करने के लिए लाई गई थी। इसके जरिए सर्टेन स्पेसिफाइड फॉरेन कंट्रीज के रेजिडेंट्स के साथ होने वाले ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट या रेगुलेट किया जा सकता है। और समय के साथ AML और CTF एक्ट में मल्टीपल अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं चैप्टर 6 में।